आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और आपके साथ मैं हूं विवेक। गोपालगंज से बड़ी खबर, जहां बंगरा घाट महासेतु का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे, लेकिन उद्घाटन से पहले महासेतु का अप्रोच पथ करीब 50 मीटर के दायरे में ध्वस्त हो गया है, जिसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है। स्थानीय जो लोग हैं वो अप्रोच रोड की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। इससे पहले गोपालगंज में ही 70 घाट पुल का अप्रोच पथ ध्वस्त हुआ था। इसे लेकर सरकार की काफी फजीहत हुई थी। तो एक बार देखिए, आनन फानन में काम चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन उद्घाटन से पहले अप्रोच पथ का ढह जाना, ध्वस्त हो जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। और खासकर जो स्थानीय लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, उनका ऐसा मानना है कि गुणवत्ता में यहां कमी रही, जिस वजह से यह अप्रोच पथ ध्वस्त हो गया। हालांकि देखिए कितनी तेजी में मिट्टी भराई का काम यहां चल रहा है, लेकिन क्या मिट्टी भराई के बाद उद्घाटन हो पाएगा या फिर मुख्यमंत्री इस बात को लेकर टिके रह जाएंगे कि इसे दुरुस्त किया जाए और सभी पुलों का जो अप्रोच पथ है उसे जांच के दायरे में लाया जाए। हम खड़े हैं गोपालगंज में, जो बंगरा घाट महासेतु है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस बंगरा घाट महासेतु का उद्घाटन करना है। लेकिन उद्घाटन करने से कुछ घंटे पहले ही आप देखेंगे कि ये जो अप्रोच पथ है बंगरा घाट महासेतु से करीब 4 से 5 किलोमीटर दूर, ये अप्रोच पथ है जो पूरी तरह से जो ध्वस्त हो गया है। और बताया जा रहा है कि जो गंडक का जो जलस्तर लगातार बढ़ा था और जो बांध टूटा था, उसके बाद से जो है अप्रोच पथ ये ध्वस्त हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि इस ध्वस्त अप्रोच पथ को आनन फानन में इसका जो रिपेयरिंग है वो करने का काम शुरू की गई है, ताकि इसे मोटरेबल किया जा सके। और मुख्यमंत्री को इसको उद्घाटन करना है। उद्घाटन करने से पहले जो ये बंगरा घाट महासेतु है उसका जो अप्रोच पथ है ये जो ध्वस्त हुआ है, तो इसका जो ग्रामीण है वो लगातार आरोप लगा रहे थे कि घटिया जो यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है और जो सड़क जगह टूट रही है। लेकिन ये जो अप्रोच पथ ध्वस्त हुआ है, तो इसके ध्वस्त होने के बाद भी मुख्यमंत्री को इसकी सूचना नहीं दी गई और अधिकारी जो है उनसे उद्घाटन करवाना चाह रहे हैं। ये जो जगह है वो छपरा का जो पानापुर है और पानापुर के पास सब जोड़ा है, वहीं पर ये जो अप्रोच पथ ध्वस्त हुआ है। और देखेंगे जो जेसीबी से जो यहाँ काम कराया जा रहा है और जो मजदूर हैं वो लगाए गए हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जिस कंपनी के द्वारा, जो एसपी सिंगला कंपनी है, उसके द्वारा ये जो मेगा ब्रिज है उसके छपरा साइड में करीब 11 किलोमीटर और मुजफ्फरपुर साइड में करीब 8 किलोमीटर का अप्रोच पथ है। तो आप देखेंगे कि छपरा साइड का जो अप्रोच पथ है ये डैमेज हुआ है और पानी की वजह से ये ध्वस्त हो गया है और यहाँ पर जेसीबी से मुकाबला करने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री जिस मेगा ब्रिज को उद्घाटन करना चाह रहे हैं और करना है उनको, लेकिन उससे पहले ही ये मेगा ब्रिज का जो अप्रोच पथ है वो ध्वस्त हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं गुणवत्ता पर बड़े सवाल खड़ा करता है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। तो जानकारी यह है कि गोपालगंज में गंडक नदी पर 4 सेतु बन गए हैं। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज से जुड़ने वाला ये गंडक पर चौथा महासेतु है। 1506 मीटर लंबा ये महासेतु सारण को चंपारण और तिरहुत से जोड़ेगा। इसके निर्माण में 509 करोड़ की लागत आई है। 15 मीटर चौड़ा है और इस महासेतु के निर्माण में 6 साल 4 महीने लगे हैं। इसके चालू होने से 6 जिलों की करीब 8 लाख की आबादी को फायदा होगा। 15 जून को मुख्यमंत्री ने इसी पुल के समानांतर बने 70 घाट महासेतु का भी उद्घाटन किया था। चलिए खबरों से आगे बढ़ते हैं। सुशांत केस की बात करते हैं। जांच का जिम्मा किसे मिलेगा, इस पर अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है और गुरुवार तक सभी पक्षों से लिखित जवाब की मांग की गई है। सुशांत सिंह मौत मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों को सुना। सुनवाई के दौरान रिया चक्रवर्ती के वकील श्याम दीवान ने सबसे पहले अपना पक्ष रखा। श्याम दीवान ने कहा कि पटना में दर्ज एफआईआर मुंबई ट्रांसफर हो, क्योंकि जब पटना में घटना हुई ही नहीं तो वहां एफआईआर क्यों। श्याम दीवान ने सवाल खड़ा किया कि 38 दिन की देरी से एफआईआर दर्ज करने का मतलब क्या है। वहीं आरोप लगाया कि पटना में राजनीतिक वजह से एफआईआर दर्ज की गई और राजनीतिक फायदे के लिए मामले को तूल दिया जा रहा है। श्याम दीवान ने कहा कि मुंबई पुलिस इस मामले की ठीक तरीके से जांच कर रही है और इस मामले में हो रही मीडिया ट्रायल पर रोक लगानी चाहिए। रिया के वकील ने कोर्ट के सामने अपनी दलील रखी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज और रिया के वकील के बीच सवाल जवाब भी हुए। जज ने पूछा, क्या आप मामले में सीबीआई जांच चाहते हैं? रिया के वकील ने कहा, हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं।
लेकिन बिहार में एफआईआर दर्ज होने पर कोर्ट विचार करे। फिर जज ने पूछा, आपकी याचिका में ही सीबीआई जांच की बात है, क्या आप चाहते हैं कि सीबीआई इस मामले की जांच करे? जवाब में रिया के वकील ने कहा, हम चाहते हैं सही एजेंसी जांच करे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह ने भी अपनी दलील रखी। विकास सिंह ने कहा, आसाराम केस की पीड़िता राजस्थान से थी, फिर भी मामला दिल्ली में दर्ज हुआ और मुंबई पुलिस की जांच पर उन्हें भरोसा नहीं है। विकास सिंह ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट में महाराष्ट्र के सीएम के बेटे का नाम आया है, इस पर भी विचार करने की जरूरत है और अगर जांच में देरी होगी तो सबूत नष्ट होंगे। विकास सिंह ने कई सवाल भी खड़े किए। कहा कि सुशांत सिंह का दरवाजा तोड़ने के पहले बहन को क्यों नहीं बुलाया गया और डेड बॉडी पर जो निशान हैं वो बेल्ट के भी हो सकते हैं। विकास सिंह ने रिया चक्रवर्ती पर भी आरोप लगाया कि उसने घटना के बाद सुशांत सिंह के पिता से बात नहीं की और सुशांत को उनके परिवार से दूर कर रही थी। इसलिए जो इन्होंने पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की उसका हमने जवाब दिया कि देखिए इन्होंने प्रेस क्लिपिंग्स लगाए हैं, लेकिन हमने कोई प्रेस क्लिपिंग नहीं लगाया जिसमें तमाम प्रेस कह रही है कि वहां भी कोई पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है। बिहार सरकार के वकील मनिंदर सिंह ने भी सुप्रीम कोर्ट में दलील दी। कहा कि मुंबई पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की, बिना एफआईआर के ही 56 लोगों का बयान लिया। मुंबई पुलिस ने जांच में बिहार पुलिस को सहयोग नहीं किया। बिहार पुलिस के सीनियर अधिकारी को क्वारंटीन कर दिया गया और राजनीतिक दबाव में काम कर रही है महाराष्ट्र पुलिस। बिहार सरकार के वकील ने कई सवाल भी खड़े किए। मुंबई पुलिस ने क्यों नहीं दर्ज की एफआईआर? बिना एफआईआर महाराष्ट्र पुलिस क्यों जांच कर रही है और महाराष्ट्र पुलिस इस मामले में किसे बचाना चाहती है? सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील और बिहार सरकार के वकील की दलील के बाद बारी आई महाराष्ट्र सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, बिहार पुलिस को जांच का अधिकार नहीं है। क्या शिकायतकर्ता की सुविधा के लिए कहीं भी केस दर्ज होगा? अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ट्रांसफर याचिका को जानबूझकर सनसनीखेज बनाया जा रहा है। सबसे आखिर में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपना पक्ष रखा। तुषार मेहता की दलील थी कि महाराष्ट्र सरकार के हलफनामे में सही जानकारी नहीं। मुंबई में ना एफआईआर हुई, ना ठीक से जांच हुई। इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए और सीबीआई जांच की बिहार सरकार की सिफारिश को केंद्र ने मान लिया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कानूनी लड़ाई के साथ साथ राजनीतिक लड़ाई भी देखने को मिली। हालांकि कोर्ट ने दलील को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखते हुए सभी पक्षों से गुरुवार तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। तमाम पक्षकारों से लिखित जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कहा है। सुप्रीम कोर्ट उसके बाद इस मामले में अपना अहम फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में यह तय करेगा कि बिहार में रिया चक्रवर्ती को लेकर जो एफआईआर दर्ज किया गया है उसका ट्रांसफर महाराष्ट्र में किया जाए या ना किया जाए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में यह भी तय करेगा कि इस मामले में जांच सीबीआई करे या फिर ना करे। इंतजार करना होगा फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, लेकिन इस फैसले में कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत की मौत की निष्पक्ष जांच का एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट आने वाले दिनों में सुनाने वाला है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और इधर सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई और बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू ने शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत को वकालतन नोटिस भेजा है और 48 घंटे के भीतर अपने बयान पर खेद जताने के लिए कहा है। नीरज कुमार सिंह के वकील ने कहा कि अगर 48 घंटे के भीतर अपने बयान को लेकर संजय राउत खेद
प्रकट नहीं करते तो कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया जाएगा। राजनीतिक दबाव में या किसी अन्य के बहकावे में अगर उन्होंने कुछ अनर्गल बयान दे दिया है या कोई ऐसा असत्य भाषण किया है तो उसके लिए उन्हें मौका है कि अविलंब 48 घंटे के अंदर में उस पर खेद प्रकट करें, क्षमा मांगे, तो हम लोग आगे की कार्रवाई नहीं करेंगे। भूल सबसे होती है, इसलिए हम लोगों ने पहले वकालतन नोटिस उन्हें भेजा है। और अब बात करेंगे जल से जिंदगी की जंग की। बिहार के कई इलाके बाढ़ प्रभावित हैं और लोगों ने ऊंची जगहों पर शरण ले रखी है, चाहे वो बांध हो, नेशनल हाईवे हो या फिर रेलवे ट्रैक का किनारा हो। बाढ़ के विस्थापितों तक सरकार मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या सभी बाढ़ पीड़ितों तक राहत पहुंच पा रही है? तारीखें बदली, महीना बदल गया, नहीं बदली तो बिहार के उस इलाके की तस्वीर जहां बाढ़ की पानी ने डेरा जमा रखा है। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक को छोड़ बाकी नदियां उफान पर हैं। बाढ़ की वजह से 7 प्रखंडों के 42 पंचायत प्रभावित हैं, जिनमें 18 पंचायतों की स्थिति बहुत खराब है। बाढ़ प्रभावित इलाके में प्रशासन की तरफ से 188 नाव और 7 बोट चलाई जा रही है। राहत बचाव का दावा किया जा रहा है, लेकिन विधान प्रखंड में वाटरवेज बांध पर शरण लिए लोगों तक राहत नहीं पहुंची। तो अभी तक कोई प्रशासनिक कोई नहीं, प्रशासन कोई 18 है कोई देखा ना 18 नहीं देबो दिन कोई कुछ नहीं दल। दरभंगा के बाढ़ प्रभावित हनुमान नगर प्रखंड के हालात भी कमोबेश समस्तीपुर जैसे ही हैं। सड़क, घर, दुकान, मकान, मंदिर सब पानी पानी है। सिनवारा गांव के लोग अपने घरों को छोड़कर बांध पर शरण लिए हुए हैं। लोगों का आरोप है कि करीब 20 दिनों से वो लोग बांध पर हैं, लेकिन अब तक सरकारी मदद नहीं पहुंची। नहीं मिलल, नहीं मुखिया तरफ से कुछ मिलल, नहीं सरकार तरफ से कुछ मिलल। हम सब 1 महीना से रोड पर भूखे तक रह रहे हैं, न पन्नी का साधन है, न कुछ का साधन है। चंदा उसल के पन्नी लगाए हैं। धूप बरसात में यहाँ पर बाल बच्चा लेकर रह रहे, कोई सहायता करने वाला नहीं है। बाढ़ में अपना सब कुछ गवा चुके सीतामढ़ी के लोगों के सामने रोजी रोटी की समस्या आ खड़ी हुई है। रुन्नी सैदपुर में बाढ़ से विस्थापित लोग रेलवे ट्रैक के किनारे जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ हर पल इनकी जिंदगी खतरे में है। यही नहीं, इन्हें पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है। विस्थापितों का आरोप है कि किसी ने अभी तक उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया है। देखते हैं तो यहाँ परेशानी ऐसा है, न खाने का ठीक है, न कोई ठीक है। पन्नी 2 बार कीना, दोनों बार में अन्हार पर उड़िया दिया है, न कोई उपाय नहीं है। अब ये मधेपुरा की तस्वीर देख लीजिए। बाढ़ पीड़ितों तक सरकारी मदद नहीं पहुंच पाई तो लोगों ने जुगाड़ नाव के सहारे जिंदगी की नाव को खेना शुरू कर दिया। मतलब हालात हर जगह के एक से ही है। बाढ़ ने लोगों की जिंदगी को बेहाल कर रखा है। न्यूज 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार, दरभंगा से विपिन, सीतामढ़ी से राकेश की रिपोर्ट। और आइए बाढ़ पीड़ितों की परेशानी को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जानिए कि 16 जिले ऐसे हैं बिहार के जो बाढ़ का कहर वहां पर बरपा है। 74,20,000 की आबादी प्रभावित है। बाढ़ पीड़ितों को राहत में परेशानी है। कोरोना की वजह से भी सरकार को मुश्किल आ रही है। इधर कम्युनिटी किचन से 9 लाख लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। तो ये है खबर के मायने और बाढ़ पीड़ितों की समस्या जिनके बारे में हमने आपको बताया। और इधर छपरा में लगातार बारिश हो रही है। बारिश के कारण मरौड़ा के गढ़देवी चौक पर एक विशाल पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने के कारण एक व्यक्ति का घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। घर के मालिक ने बताया कि वे लोग पहले से ही पेड़ के गिरने की आशंका जता रहे थे, लेकिन प्रशासन ने समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण उनका घर क्षतिग्रस्त हो गया। पेड़ गिरने के कारण इलाके की बिजली व्यवस्था चरमरा गई है।
और मुजफ्फरपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में छात्रों का भविष्य अधर में लटका है। पहले कोरोना संकट से स्कूल बंद हैं, दूसरी तरफ बाढ़ के कारण छात्र जो हैं वो कोचिंग नहीं जा पा रहे। जायजा लिया हमारे सहयोगी सुधीर ने। अभी हम पहुंचे हैं कांटी के मुस्तफापुर पंचायत के सलेमपुर ढाब में। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं और ये तस्वीरें इन बच्चियों की हैं। क्यों दिखा रहे हैं जरा इसको समझिए कि पहले कोरोना ने इनके स्कूलों को बंद करा दिया और ये कोचिंग जा रही थी तो बाढ़ आ गया इस इलाके में। जरा दूसरी तरफ सहयोगी दिखाएंगे कि कितना पानी है इस इलाके में। और अभी हम लोग तटबंध पर खड़े हैं तो तटबंध पर खड़े होकर बात कर पा रहे हैं, अन्यथा पानी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ के बच्चे अब कोचिंग भी नहीं जाते हैं। पहले लॉकडाउन था, अब बाढ़ आ गया, इसीलिए बहुत दिक्कत है पढ़ाई में। देखना होगा कि आखिर इन बच्चों की पढ़ाई कैसे सुचारू होगी। बाढ़ ने उनकी पढ़ाई को पूरी तरीके से तबाह करके रख दिया है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। और खबर है हाजीपुर से, जहां के राघोपुर दियारा इलाके में कोरोना मरीजों के लिए कोविड स्पेशल नाव एम्बुलेंस तैयार है। जिला प्रशासन ने राघोपुर दियारा इलाके के लिए 2 विशेष नाव तैयार कराया है जो मेडिकल सुविधाओं से लैस है। इसमें 2 अटेंडेंट भी तैनात किए गए हैं। जायजा लिया है हमारे सहयोगी राजीव मोहन ने। वैशाली जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए अनोखी पहल की है। इसके तहत जिला प्रशासन की ओर से 2 नाव एम्बुलेंस बनाई गई है। हमारे पीछे ये नाव एम्बुलेंस है जिसका नाम कोविड-19 एम्बुलेंस रखा गया है। इस तरह का 2 नाव जिला प्रशासन की ओर से बनाई गई है जो खासकर राघोपुर दियारा इलाके के कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए है। चूंकि राघोपुर दियारा इलाके के कोरोना संक्रमित मरीजों के पटना ले जाने या इस पार बिदुपुर इलाज के लिए ले जाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके चलते जिला प्रशासन की ओर से यह कोविड-19 स्पेशल 2 नाव बनाई गई है। हम आपको अंदर की तस्वीर भी दिखाना चाहेंगे कि अंदर में ये कोविड-19 स्पेशल जो एम्बुलेंस है उसमें आप देख सकते हैं ये बेड है। इसके अलावे इसमें जरूरी दवाएं हैं। उसके अलावे उसमें ऑक्सीजन लगाई गई जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। 2 अटेंडेंट हैं। तो इस तरह से ये जो कोविड-19 स्पेशल एम्बुलेंस है, नाव एम्बुलेंस है, वो बहुत ही अहम है खास करके कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए। और ये कह सकते हैं कि ये जो राघोपुर दियारा इलाके के रहने वाले जो कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा रहे थे उनके लिए एक तरह से ये नाव एम्बुलेंस वरदान की तरह है। राजीव मोहन, न्यूज़ 18 हाजीपुर। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। कोविड-19 वैक्सीन की खरीद पर अहम बैठक आज होने वाली है। एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। कोविड-19 वैक्सीन की खरीद पर अहम बैठक आज है। दोपहर के 3 बजे वैक्सीन की खरीद पर विचार विमर्श होगा और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। तो दोपहर के 3 बजे वैक्सीन की खरीद पर विचार विमर्श होने वाला है। और इसके अलावा जो जानकारियां मिल पा रही हैं वो हम आपको बताते चलें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विशेषज्ञ समिति की बैठक में बैठेंगे। राज्य सरकारों और वैक्सीन निर्माताओं का पक्ष जाना जाएगा। लगातार खबरें जारी हैं, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज के